गुड इवनिंग सभी को। आज के हमारे निरंतर चल रहे 394वें वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर निशांत सर, जो करेंटली अभी गीतांजलि होम्योपैथी क्लिनिक रन कर रहे हैं। इन्होंने अपना BHMS MD और PhD कंप्लीट किया है फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ पुणे कॉलेज से। Currently, he is working as consultant in Ministry of Women and Child Development NIPCCD लखनऊ। और सर ऑल्सो एक गेस्ट लेक्चरर हैं सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज शिमला हिमाचल प्रदेश में। सर को इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे कि भारत होम्यो रत्न अवार्ड, हैनीमैन अवार्ड, होम्यो श्री अवार्ड, होम्यो गौरव सम्मान, ऑल इंडिया यूथ आइकन अवार्ड एंड मैनी अदर्स। सर की स्पेशलिटी काफी सारे डिजीजेज में है, जैसे कि स्किन डिजीजेज, स्टमक एंड लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी एंड रीनल डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, साइकियाट्रिक डिजीजेज एंड मैनी अदर्स। और आज के हमारे इस सेशन में सर का टॉपिक है मन अध्याय के रूब्रिक्स और इनके चिकित्सकीय उपयोग। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना आज का सेशन शुरू करें। Can we start? Shall we start? यस सर। Okay. Thank you very much and thank you IFPH for calling me again. और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे आके। और आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और स्पेशली होम्योपैथ्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि हम लोग जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं, हम लोग का जो हैनमन सर ने जो प्रिस्क्रिप्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन का जो रास्ता दिखाया है हमारे ऑर्गेनॉन के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो अध्याय मेंटल रूब्रिक्स, जो हम लोग के मेंटल रूब्रिक्स हम लोग डे टू डे अपनी क्लिनिक के अंदर यूज करते हैं, उसका आज एक विस्तार से डिस्कशन होगा। और एक पॉइंट ऑफ व्यू मेंटल रूब्रिक्स का वो मेरी तरफ से मैं प्रस्तुत करूंगा, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए और वो सबके लिए जो है वो लाभदायक होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है समझना कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हैनमन सर ने माइंड को अपने ऑर्गेनॉन के अंदर बहुत पहले दिया। एक समय ऐसा था मॉडर्न मेडिसिन के अंदर कि लोग जो है वो माइंड को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते थे, लेकिन हैनमन सर ने अपने जितने भी जो है डिजीजेस की उत्पत्ति का कारण वो माइंड को जो है वो बनाया। और हमारे ऑर्गेनॉन के अंदर सारे अफोरिज्म्स के अंदर माइंड का बहुत बड़ा एक चैप्टर, कई अफोरिज्म्स उसके ऊपर लिखे। और आज के टाइम में जब मॉडर्न मेडिसिन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात करती है, तो हम सोचिए हमारे हैनमन सर ने माइंड को इंपॉर्टेंस कब से दे दिया, कितने समय पहले से, मतलब 270-275 साल पहले उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया। तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में जब मॉडर्न मेडिसिन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स को इंपॉर्टेंस दे रही है, और उसके ऊपर ये चीज है कि लोग मानने लग गए हैं कि सारी बीमारियों की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे दिमाग से होती है, हमारे माइंड से होती है, हमारी सोच से होती है। जिसमें सोरा में हम लोगों ने कहा था इट्स एन इच, हैनमन सर ने कहा है इट्स एन इच। तो जो बीमारी शुरू होती है एज अ इच सोरा के अंदर, और वही जो है सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलरमाइजम, वेरियस अदर फॉर्म में डिजीज के माध्यम से जो है वो दिखती है। और डिजीज का उसमें आप देखेंगे कि बहुत बहुत बीमारियां ये सारे माइजम्स को कवर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में समझना है कि माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल माइंड अगर हम नहीं समझेंगे, देखिए एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मटीरिया मेडिका जो है वो एक सागर है, राइट। बहुत बहुत ही ज्यादा इतनी किताबें हैं, बहुत ही विस्तार से लिखा गया है, लेकिन हमारी जो रिपर्टरी है वो उस सागर में एक इस तरह से समझिए कि रास्ता दिखाने का काम करती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, लेकिन
मेहनत तो हमें करना है, इतना फिजिकली और साइकोलॉजिकली कभी किसी आदमी की इतनी दिमाग की क्षमता नहीं होती कि वो पूरे मटीरिया मेडिका को याद कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मटीरिया मेडिका का अगर कोई शॉर्टकट है और हमें क्विक प्रिस्क्रिप्शन अगर कहीं भी चाहिए होता है तो हमें रिपर्टरी उठानी पड़ती है। और रिपर्टरी के अंदर सबसे पहला, केंट रिपर्टरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो अध्याय है वो माइंड रूब्रिक पे है। तो केंट साहब ने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया वो माइंड के ऊपर दिया, और मेंटल रूब्रिक्स बहुत वेरियस प्रकार के उन्होंने लिखे और बहुत सी चीजें उसमें चीजें उन्होंने डिस्क्राइब की। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, जब भी मरीज आता है आपके यहाँ, जब भी मरीज आएगा तो सब, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी या कोई सिम्टम्स आपको मैच करना होगा, आप कोई फार्मेसी की किताब नहीं उठाएंगे, आप कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब नहीं उठाएंगे, आप कोई ऑर्गेनॉन की किताब नहीं उठाएंगे, आप सबसे पहले रिपर्टरी उठाएंगे। और रिपर्टरी और मटीरिया मेडिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के अंदर, और हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। और तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि माइंड और बॉडी का एकदम क्लियर कट कनेक्शन है, और देयर शुड बी अ बैलेंस। बॉडी और माइंड का बहुत क्लियर कट जो है वो कनेक्शन हमारे हैनमन सर ने हमारे ऑर्गेनॉन के अंदर जो है वो बताया है। वॉट हैपन्स इन द माइंड इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड ऑन द बॉडी। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि माइंड हैज ऑलवेज गिवन, हैज शोन द पाथ टू प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि माइंड का, आपका इंटरप्रिटेशन और मेरा इंटरप्रिटेशन एक ही मरीज के लिए अलग हो सकता है, राइट? तो फिजिकल जर्नल्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी जो है रास्ता दिखाने का काम करते हैं। नाउ ब्रेन और माइंड, ये दो चीजें हैं। ब्रेन एक एनाटॉमिकल एक ऑर्गन है, और माइंड क्या है, उसमें बहुत सी भावनाएं हैं, बहुत से इमोशंस हैं, और उसके अंदर ड्रीम्स है, डिल्यूजन है, फियर है, एलिमेंट। और यही एलिमेंट जो स्ट्रेस हम लोग कहते हैं, जहां हर बीमारी की एक उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कहां से शुरू होती है? कभी कोई ग्रीफ हो सकता है, कभी कोई इंसल्ट हो सकता है, कोई शॉक हो सकता है, मेंटल शॉक हो सकता है, कोई इंडिग्नेशन हो सकता है। तो रूब्रिक जो है वो आपके माइंड की, अगर हमने रूब्रिक का अगर एलिमेंट पकड़ लिया, ठीक है, तो हमारा समझ लीजिए कि सब आधा से ज्यादा काम हो गया। और एलिमेंट फैक्टर्स और ड्रीम्स, डेल्यूजन, फियर, ये हायर मेंटल सिम्टम्स है। हायर मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको सटीक काम करते हैं। अगर आपने सही हायर मेंटल सिम्टम्स पे होकर प्रिस्क्रिप्शन आपने किया तो आपको डेफिनेटली, आपको उस केस के अंदर सक्सेस मिलेगी और पेशेंट वो ठीक होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है, माइंड रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हायर मेंटल सिम्टम्स बहुत हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमें किसी केस का अगर एलिमेंट मिल जाए, जैसे डिसअपॉइंटमेंट इन लव, मॉर्टिफिकेशन, इंडिग्नेशन, ग्रीफ, इंसल्ट, अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हमें उस बीमार को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलती है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और हमारा जो इमोशनल सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, उसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम देखिए आप, इसके अंदर इमोशनल ब्रेन, और वही हमारे हॉर्मोन्स को जो है वो गवर्न करती है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, अगर हमें किसी रूब्रिक का ज्ञान नहीं है, उसके बारे में उसका अगर हमें अर्थ नहीं पता, ठीक है, तो हम कभी भी वो रूब्रिक्स या कोई मरीज सिम्टम देगा आपको, लेकिन आपको उसका अगर ज्ञान नहीं है तो मरीज अगर सिम्टम देगा भी तो भी आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मैं डेफिनेटली हर बार ये कहता हूं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखते रहिए, हम होम्योपैथ्स को सीखते रहना है। और मेंटल रूब्रिक्स जो होती हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती हैं। वो एक इस तरह से होता है कि हमें कंटिन्यूअसली हर रूब्रिक का मतलब जो है सीखना होता है, और सीखते उसको अप्लाई करना, क्लिनिकल जो है एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट, परसीवरिंग रूब्रिक्स ऑफ माइंड एंड इट्स क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो मैं रूब्रिक्स जो बताऊंगा और उसको मैं दिखाऊंगा कि क्लिनिकली मैंने कैसे यूज किया। और एक जो कहावत है, आईज ओनली सीज व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर टू कॉम्प्रिहेंड। अगर आपको पता है तभी आप पहचान पाएंगे। अगर कई कांच के टुकड़े हैं, आपके सामने हीरा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। अगर जो जोहरी होगा वही समझेगा कि ये हीरा है, और वरना भी वो कांच के टुकड़ा है, ठीक है।
तो उसी तरह हर रूब्रिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और जहां तक हम लोग ने बात की स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो बहुत उत्पत्ति है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को जो है बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को हेल्थ की कोई बीमारियां हैं, स्ट्रेस बहुत तरह का चीजें होती हैं। तो स्ट्रेस के लिए क्या है, मैं कहता हूं कि चिंता जो है वो चिता है, तो चिंतन करिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। चिंता जो है वो चिता है, और चिंतन जो है वो करिए, वो उसी से आपको सोल्यूशन मिलेगा। स्ट्रेस करके किसी को कुछ नहीं मिला, स्ट्रेस करके किसी को कुछ नहीं मिला। हमको चिंतन करना है और रास्ता निकालना है। और जीवन तो पर डे हम लोग जो है स्ट्रेस से गुजरते हैं, हर तरह के स्ट्रेस होते हैं, और उससे ही जीना जो है वो सीखना पड़ेगा। और जो स्ट्रेस जो हम लोग का होता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इंटर्न बीमारी को उत्पत्ति देता है। तभी माइंड की इंपॉर्टेंस जो है हैनमन सर ने बहुत पहले समझ ली थी। अब स्ट्रेस का मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेडिटेशन करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, एक्सरसाइज करिए, बिजी रहिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सिस है वो इंपॉर्टेंट है समझना। हर इमोशन के पीछे, लव हो, हैप्पीनेस हो, एंगर हो, हर चीज जो है वो हार्मोन से गवर्न होती है। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से तरह तरह की जो है बीमारियां की उत्पत्ति होती है। साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सेस आपके सामने है, ये ब्रेन से देखिए, आप देखेंगे सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और लीवर, ब्लड प्रेशर, पैनक्रियाज, ऐसे पूरा साइको न्यूरो हार्मोनल एक्सेस स्ट्रेस के अंदर काम करता है और हमें बीमारी प्रदान करता है। अब हम माइंड की रूब्रिक्स अगर हम लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, लोग नहीं समझते हैं या नहीं जानते। हमको ये समझना है कि विल, इमोशन और इंटेलेक्ट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूब्रिक किसके अंदर आता है वो समझना, और उसको कहां रखना है वो हमें आना चाहिए। कौन से सिम्टम्स जो है वो आपके विल के हैं, कौन से सिम्टम्स आपके जो है इमोशन के हैं, कौन से इंटेलेक्ट के हैं। दीज आर, ये तीनों चीज मिला के एक आदमी एक पर्सनल, जिसको हम इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। हैनमन सर ने इंडिविजुअलाइजेशन की जो बात की, पर्सन एज अ होल की बात की, तो ये विल, इमोशन, इंटेलेक्ट समझना बहुत जरूरी है। और हर रूब्रिक जो है वो आपके विल, इमोशन, इंटेलेक्ट में कहां आता है वो हमको जानना बहुत जरूरी है, तभी उसकी हम इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। नाउ इसी तरह देखिए, आप विल, इमोशन, इंटेलेक्ट की हमने बात की। मेंटल सिम्टम डिनोट द इनर मैन एंड देयरफॉर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केंट साहब ने कहा था। विल इमोशन में देखिए, हेट्स, लव, हेट्स, सेक्सुअल परवर्जन, फियर्स, ग्रीफ और जेलसी, सस्पिशियस, डिप्रेशन, ये विल और इमोशन के आपके जो है वो आपके रूब्रिक्स हैं। रूब्रिक्स कह सकते हैं या आपके इमोशंस कह सकते हैं। इंटेलेक्ट में देखिए आपके डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेलीरियम, मेंटल कंफ्यूजन, ये सब इंटेलेक्ट के आपके आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, विल, इमोशन, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट और मेमोरी देखिए, मेमोरी, कंसंट्रेशन, मिस्टेक्स इन राइटिंग, स्पीकिंग, वाइल स्पीकिंग, ऑल मेंटल सिम्टम्स आर टू बी क्लास्ड एज जनरल्स। जो सिम्टम मेंटल जनरल सिम्टम्स होते हैं, जो दिमाग के जो सिम्टम्स होते हैं, मेंटल रूब्रिक्स होते हैं, वो एज अ जनरल होते हैं। जनरल, वो पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं, और उससे ही इंडिविजुअलिटी आप पेशेंट की निकलती है, उसी से इंडिविजुअलाइजेशन होता है, और इसी से हम लोग हर आदमी कहते हैं कि हम लोग आदमी को ट्रीट करते हैं, ना कि कोई डिजीज को। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्योंकि बहुत तरह के इमोशंस हैं और बहुत तरह के जो है आपके रूब्रिक्स हैं, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट रूब्रिक्स हैं। अब देखिए, सहूलियत के लिए, क्योंकि रूब्रिक्स इतने ज्यादा हैं कि 1 घंटे में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने कन्वीनियंस के लिए रूब्रिक्स को डिवाइड किया है प्लेजेंट इमोशंस और अनप्लेजेंट इमोशंस में। एक तो ये बात है, ये राइट साइड वाला चार्ट है, ये आपको दिखाएगा कि प्लेजेंट के अंदर जॉय, प्राइड, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, ये सब पॉजिटिव इमोशंस हैं। ठीक है, ये प्लेजेंट इमोशंस हैं। और अनप्लेजेंट कौन से हैं? डिसकंटेंटेड, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, सोरो, फियर, ड्रेड, डिस्कंफर्ट, ये सब रूब्रिक्स जो हैं ये आपके अनप्लेजेंट है। तो सहूलियत के लिए मैंने रूब्रिक्स को प्लेजेंट और अनप्लेजेंट में जो है वो डिवाइड किया है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, पहली बात। दूसरी बात, एक इमोशन, लेफ्ट वाला चार्ट देखें, एक भी कोई आपका जो रूब्रिक होता है, जैसे एंगर, रेज, इसमें एक ही जो है आपके
इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। गुस्सा भी आता है तो किसी को जेलसी की वजह से आता है, किसी को क्रिटिसिज्म की वजह से आता है। हर तरह को गुस्सा एक एक जो है बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसका कॉज कहां है वो समझना जरूरी है, और उसी से रिलेटेड हमें रूब्रिक को कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। तो एक, अगर हम गुस्सा हैं या दुखी हैं या खुश हैं तो उसका कारण है। कारण क्या है? उसके कारण के अंदर, एक गुस्से के अंदर कई इमोशंस छुपे हुए हैं। जेलसी हो सकता है, और डिसअपॉइंटमेंट इन लव हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो एक इमोशंस के स्टेट्स, ग्रेड्स और रिलेशंस ये अलग होते हैं। तो ये कहना है कि एक ही इमोशंस के कई तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब नेगेटिव इमोशंस देखिए, खुशी के जो इमोशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जनरली वो इतना प्रोनाउंस नहीं होते हैं। आपको जैसे कोई खुश है तो वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा आपको इमोशंस जो हैं वो प्रोनाउंस नहीं करेगा। कोई चीज जो है वो आपको एकदम, आप खुश हैं तो ठीक है, आप सिम्टम्स नहीं देंगे, स्माइल करेंगे। लेकिन जब जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपकी पर्सनैलिटी को वो एकदम क्लियर कट सामने लेके आता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि आदमी की पहचान वही होती है जब वो स्ट्रेस में होता है। आप स्ट्रेस में हो, आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो? कुछ लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग जो है गाली गलौज करने लगते हैं, कुछ लोग मारपीट करने लगते हैं। ये सबका एक एक्सप्रेशन एंगर का अलग होता है, राइट? तो उसी तरह नेगेटिव इमोशंस में जेलसी आती है, फोबियाज, फियर्स, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, एंटिसिपेशन, सैडनेस, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं। और नेगेटिव इमोशंस आदमी का इंडिविजुअलाइजेशन जो है वो पीक्यूआरएस सिम्टम होता है, और वो क्लियर कट आदमी की पर्सनालिटी को जो है वो बाहर निकाल के आता है। जैसे कोई एग्रेसिव आदमी है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो सिफिलिटिक टेंडेंसीज हैं, तो मर्ग ग्रुप के अंदर हो सकता है। ठीक है, अगर वो आदमी चुप है, षड्यंत्र कर रहा है, सोच रहा है, प्लान कर रहा है, तो वो साइकोटिक में आ सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। अगर वो पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जी है, सबको खुश देखना चाहता है, वो सबसे जो है हार्मोनी में रहना चाहता है, तो वो सोरा हो सकता है, राइट? तो हर सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, इसी तरह के जो माइज्म है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को दिखाते हैं, प्ले करते हैं, और वो कंटिन्यूअसली काम जो है करते रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन मैंने किया है इमोशंस का। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, एंगर जो एक तरह के, आप एक नॉर्मल तरह के रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखेंगे कि कितने तरह के लोग होते हैं। ज्यादातर हम मोटा मोटा, क्योंकि बहुत टाइम कम है तो कुछ समझ शॉर्ट में करने के लिए, कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, एंगर। ठीक है, एक फर्स्ट ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, राइट? तीसरा ग्रुप मैंने रखा है जो लोग शाई होते हैं, टिमिड होते हैं, और उनमें कॉन्फिडेंस लैक होता है, रेजोल्यूट होते हैं। ये तीसरा ग्रुप है। और फोर्थ ग्रुप मैंने लिखा है जो लोग फियरफुल होते हैं, एंजाइटी बहुत होती है, फोबियाज बहुत होते हैं। ठीक है, तो वो फियर वाला चीजें होती हैं, ये फोर्थ ग्रुप मैंने रखा है। और पांचवा तरह के लोग होते हैं जो षड्यंत्रकारी हैं, जो मैलिशियस हैं, जो हेट्रेड है, जो जेलसी है, जो सिफिलिटिक आप कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पांच तरह के पर्सनालिटीज को मैंने जो है डिफाइन किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो पहला वाला हम उठाते हैं, एंगर वाला, जिसमें एंगर टॉक्स एंड डिस्पोज। कुछ लोग गुस्से में चुप रहते हैं, कुछ लोग गुस्से में गाली गलौज करते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, कुछ लोग रेज एंड फ्यूरी में चले जाते हैं, राइट? तो इस तरह के, तो देखिए, अब पहले हम एंगर की बात करेंगे। जेलसी क्यों होता है, एंगर क्यों आता है? हर चीज का एक कारण होता है, वो कॉज, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, हरासमेंट, बीइंग इग्नोर्ड, कोई आपके लिए लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंट्रोल, कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो है वो बहुत सी तरीके से आता है। और एंगर, एग्रेशन और इरिटेबिलिटी, ये तीनों इमोशन देखिए, आपका गुस्सा, एग्रेशन और इरिटेबिलिटी, ये तीनों चीज जो है इंटरप्ले होता है, ये सब मिलके काम करते हैं। कुछ लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जो है, कुछ लोग मारपीट करते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं। तो सबका ये एक समन्वय है, और तब हम रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। कोई भी चीज हमें इरिटेट करती है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। अब गुस्से में देखिए, गुस्सा जो है शॉर्ट एंगर आता है, हॉट हॉट एंगर आता है, एक लॉन्ग होता है। कुछ लोग होते हैं गुस्से को पकड़े रहते हैं, और इस समय आने पे जो है वो अपना
जो है दिखाते हैं, अपना असली रंग दिखाते हैं, या समय का वेट करते हैं और तब जो है उस समय वो उसी हिसाब से जो है कार्य करते हैं और अपना बदला लेते हैं, इस तरह से। तो रेज की अगर हम बात करें तो हॉट एंगर कोल्ड लॉन्ग होता है, कोल्ड शॉर्ट होता है, हॉट लॉन्ग है, और रेज के ये डिफरेंट डिफरेंट देखिए डिफरेंशिएशन होती है। ये इंपॉर्टेंट समझना बहुत जरूरी है। हर आदमी गुस्से में इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करता है, कुछ लोग उसको दबा लेते हैं, बाद में रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग उसको गांठ बांध लेते हैं, समय आने पे जो है वो आपको आपको जो है अटैक करते हैं। तो हर आदमी का एंगर का तरीका अलग है, और एंगर का स्केल देखिए, ये भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, देखिए ओके, गुस्सा कोई बात हुई, आपने आप उसको बेयर कर रहे हैं कुछ टाइम, दूसरे सेकंड में आपको होता है कि आपको वो बॉदर कर रहा है ना, आपको उसको वो आपको चीज समझ में नहीं आ रही है। तीसरी चीज जो है वो आप उससे नाराज हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, फिर आपको गुस्सा आता है। ठीक है, ये 4 स्टेप हो गए। फिर गुस्से में कुछ लोग क्या करते हैं, रेज एंड फ्यूरी के अंदर चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो एंगर टॉक्स एंड डिस्पोज, कम बोलना, एंगर सप्रेशन में भी आ सकते हैं, एंगर रिप्रेशन में भी आ सकते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो एंगर का ग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि ग्रेड है, हर चीज का एक बढ़ता हुआ ग्रेड है, असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर है। गुस्सा कम से शुरू होके वो एकदम अपनी तीव्रता पे आता है, वो समझना। रेज फ्यूरी ये आप लास्ट है, और आपका एंगर वॉयलेंट भी रूब्रिक्स होते हैं और अब्यूजिव भी रूब्रिक्स होते हैं, देयर आर सो मेनी रूब्रिक्स। अब नेक्स्ट में हम आते हैं एंगर का, जो मैंने क्या कहा कि प्रोग्रेशन, ये देखिए ये चार्ट बताएगा एंगर, कुछ लोग दबा लेते हैं एंगर, एंगर टैग टॉक्स एंड डिस्पोज मैंने बताया, एंगर सप्रेशन देखिए, एंगर रिप्रेशन देखिए, टॉक्स एंड डिस्पोज, एंगर वॉयलेंट, अब्यूजिव, रेज, फ्यूरी और रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब अंदर जो है वो गुस्सा दबा के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एकदम गांठ बांध लिया है, ये होता है गुस्सा। और एंगर सप्रेशन में देखिए नाइट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, सिपिया। एंगर रिप्रेशन, ये लोग है मैक ग्रुप, इसमें बहुत जो है इन्होंने इतना सप्रेस किया होता है कि वो इमोशंस इतना ज्यादा दब जाता है कि उनको खुद नहीं पता कि उनके अंदर एंगर जो है वो भरा हुआ है। जैसे जिन लोग को प्यार नहीं मिला, जिन लोग को केयर नहीं मिली, जिन लोग को जो जो बच्चे जो अनाथ हैं, जो अनवांटेड चाइल्ड्स हैं, ठीक है, जिनके जैसे फैमिली में है एक बच्चा है जिनको जो है वो उनको उतना प्यार नहीं मिला और बच्चों को ज्यादा प्यार मिला, तो वो जो है रिप्रेशन के अंदर आता है। एंगर टॉक्स एंड डिस्पोज मैंने बता दिया, एंगर वॉयलेंट, अब्यूजिव, रेज, फ्यूरी एंड रिजेंटमेंट, ये ग्रेडेशन है एंगर का, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये सब जो मैं बता रहा हूं ये सब रूब्रिक्स हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इमोशंस हैं, और ये सब आपके रोजमर्रा के क्लिनिक के अंदर पेशेंट जब आप देखेंगे, आप गुस्सा जब पूछेंगे पेशेंट से तो वो बताएगा कि मुझे गुस्से में मैं चिल्लाता हूं, कि गाली गलौज करता हूं, कि उसको दबा लेता हूं, कि उसमें गांठ बांध लेता हूं। ये आपको आपकी उसके अंदर काम आएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं एंगर, देखिए इरिटेबिलिटी, कोरलसम नेचर, इसमें बहुत सी दवाइयां हैं, नाइट्रिक एसिड है, नक्सोमिका है। एंगर इरिटेबिलिटी, जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए बहुत सी मेडिसिन हैं, ये सब रूब्रिक्स बहुत कॉमनली यूज है। सिपिया देखिए, है ना, इरिटेबिलिटी, इरिटेबल नेचर होता है इन लोग का। और आप देखिए एंगर इरेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू बी इजिली एंगर्ड। अब्यूजिव के अंदर देखिए, अब्यूजिव में नक्सोमिका आ जाएगी आपकी, लाइसिनम आ जाएगी। एंगर इरेसिबिलिटी, टेंडेंसी टू बी इजिली एंगर्ड, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपमानित महसूस करना, ऑफेंडेड इजिली, ये सबसे कॉमन जो है वो रूब्रिक है, देखा गया है, बहुत कॉमन है। आप देखेंगे बहुत सी मेडिसिन है, आर्सेनिक है इसके अंदर, चिल्डोनियम है, कॉस्टिकम है, नक्सोमिका है, बहुत सी मेडिसिन है इसके अंदर। और राइटियस एंगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सही हूं उसके बाद भी मुझे दबाया जा रहा है, ये राइटियस एंगर है, ये इसको इंडिग्नेशन कहते हैं। इंडिग्नेशन मतलब अगेंस्ट डिग्निटी, हमारी मान सम्मान के खिलाफ, हमें कोई काम हमारे मान सम्मान के अगेंस्ट अगर करना पड़ता है तो वो इंडिग्नेशन है। और प्राइम मेडिसिन इसके अंदर स्टेफिसेग्री है। एंगर वॉयलेंट आप देखेंगे, नाइट्रिक एसिड, नक्सोमिका, बहुत सी मेडिसिन हैं। ये रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन सी रूब्रिक्स के अंदर कौन सी मेडिसिन आती हैं। अब इसके अंदर देखिए साइलेंट ग्रीफ के अंदर नाइट्रम म्यूर हम लोग जानते हैं, लाइकोपोडियम एंगर सप्रेस कर लेता है, ये भी हम जानते हैं, देखिए लाइकोपोडियम भी है, नाइट्रम म्यूर भी है इसके अंदर। और कुछ लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ लोग को गुस्सा आता है
और तुरंत उनको फील होता है कि भाई ये बेकार में हमने ये गुस्सा कर दिया। जैसे माएँ हैं बच्चों को गुस्से में मार देती हैं, फिर बाद में तुरंत सोचती हैं कि बेकार में उसको मार दिया या बेकार में उसको हाथ उठा लिया या उस पे गुस्सा कर दिया। सल्फर एक सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक इसके अंदर आता है, एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और एंगर बिगिंस इन फॉली एंड एंड्स इन रिपेंटेंस, आपको रिपेंट होगा कि क्या जो है रिपेंट रिपेंट फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। झगड़ालू स्वभाव, क्वारलसम, नक्सोमिका है, टैरेंटुला है, सल्फर है, झगड़ालू स्वभाव। और कुछ बच्चे हैं, जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, एक लड़का कमजोर है, दूसरा उसके ऊपर हावी हो गया है, तो दूसरा बच्चा जो दबा हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है, वो क्या करता है, दूसरे वाले बच्चे पे जो हावी है उसके ऊपर थूक देता है। ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमनली बच्चों में देखा गया है। स्पिट्स ऑन फेसेस ऑफ पीपल, कैलकेरिया कार्ब इसकी प्राइम मेडिसिन है, बेलेडोना इसकी प्राइम मेडिसिन है, स्टेमोनियम भी है और विराट्रम भी है। नेक्स्ट, एंगर रेज फ्यूरी की मैंने बात की शुरुआत में ही, लैकेसिस है, हायोसाइनमस है, स्टेमोनियम है, बेलेडोना है, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। और रेज की देखिए 3 डिग्रियां होती है। इरिटेबिलिटी, शुरुआत इरिटेबिलिटी से होती है, बाद में एंगर का एलिमेंट बढ़ जाता है, और लास्ट में जो है ये वॉयलेंस में क्रिएट हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी रेज की रूब्रिक्स है आपके सामने। देखिए, रेज बाइटिंग, उसके अंदर बेलेडोना कैम्फोरा है। रेज कॉन्सुलेशन फ्रॉम, गुस्सा आता है, कोई समझाता है, गुस्सा आता है। और रेज डिसअपॉइंटमेंट, लव आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। अब एंगर इंडिग्नेशन का मैं आपको एक केस दिखाना चाहता हूं कि इसको मैंने कैसे यूज किया। ये देखिए, ये केस है सोरियासिस विद सेकेंडरी इन्फेक्शन। पेशेंट की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है, और पेशेंट कहीं वॉशरूम नहीं जा सकता, कहीं बाहर नहीं जा सकता, कहीं कुछ चलने लायक नहीं है, पानी पड़ता है तो जो जलन महसूस होती है। और आप देखिए इचिंग, बर्निंग, सब कुछ है इसके अंदर। आप देखिए पेशेंट की स्थिति क्या है, ऊजिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि उसमें जो है एकदम, मतलब जीना मुहाल हो गया है, पानी पड़ता है तो जैसे लग रहा है एसिड पड़ गया है। अब ये तो खैर बहुत लंबा मेंटल्स है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इसमें जो प्राइम था वो इंडिग्नेशन था। इसको बहुत, ये पेशेंट टीचर है और इसके प्रिंसिपल जो है इसको कई काम ऐसा कराए जो इसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, ठीक है, मान सम्मान के अगेंस्ट है। तो इस केस में बहुत सी चीजें थी। आप देखिए रूब्रिक्स जब लिए गए, इंडिग्नेशन वाज द मेन। साथ में जब वो अगेंस्ट डिग्निटी उसने काम किया तो उसको गुस्सा आया और वो उसको सप्रेस किया उसने, ठीक है। तो ये दो चीज इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिग्नेशन, एंगर सप्रेशन, साथ में ईगोटिज्म, एब्रप्ट और कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंट, ऑफेंडेड इजली, ये सब चीज है। फियर ह्यूमिलेटेड ऑफ बीइंग, उसको डर लगता है कि कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे। रिपोर्टाइजेशन किया गया, स्टेफिसेग्रिया इसके अंदर दिया गया। आप देखिए सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स, स्टेफिसेग्रिया वाज गिवन। सेकंड फॉलोअप देखिए क्या हाल है, पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट है, ऊजिंग कम हो गई है, क्रैक्स कम हो गए हैं, और पेशेंट थर्ड फॉलोअप तक आते आते इसका पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये अपने काम पे जाने लगती है और बिल्कुल इंप्रूवमेंट आ जाता है। आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर। इंडिग्नेशन रूब्रिक का ये यूज मैंने यहां पे किया, इसीलिए मैंने ये केस आपको दिखाया। अब ये एक और मॉडल केस है, एंगर सेपरेशन की हम बात करते हैं। हर रूब्रिक को कैसे यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। अब ये केस जो है वो आप देखेंगे एलोपेशिया का है, और इसके भाव वाव और इवन आईब्रो सब गिर चुके थे इस पेशेंट के। और इस पेशेंट को जब हमने एक चीज में कहना चाहूंगा, स्किन के अगर केसेस हैं, तो अगर हेयर फॉल है, स्किन का पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, मिलाज्मा है, एनीथिंग, आप थायराइड प्रोफाइल जरूर कराइए। इस पेशेंट ने बहुत इलाज कराया, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी में भी कराया, होम्योपैथी में भी कराया, लेकिन मेरी एक आदत है कि जब भी कोई स्किन का पेशेंट आता है, हेयर फॉल का आता है, तो मैं थायराइड प्रोफाइल जरूर कराता हूँ। तो और बहुत मोर ऑफन देन नॉट आई हैव सीन कि थायराइड जो है इनका गड़बड़ होता है। और इस केस में देखिए थायराइड जो है TSH 11.12 आया। अब इसके अंदर बढ़ा हुआ हाइपोथायरॉयडिज्म का केस आया, आप देखिए। और रूब्रिक्स इसके अंदर प्रेगनेंसी आफ्टर, उसके बाद बाल गिरने लग गए, एंगर सप्रेशन, डोमिनेटिंग, ऑफेंडेड इजिली, एम्बिशियस, डिजायर स्वीट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। और डोमिनेटिंग नेचर है, ऐसा नहीं कि डोसाइल है जो फर्स्ट वाला केस, वैसा नहीं है, ये जो है डोमिनेटिंग नेचर है। और जब रिपोर्टाइजेशन किया गया, लाइकोपोडियम, हम लोग जानते हैं कि मेन फीलिंग इसकी होती है कि हम कैसे इसको जो है अपने को बड़ा करें, अपने को जो है अपना ईगो बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, और बहुत ज्यादा जो है ये डोमिनेटिंग नेचर होता है, और साथ में ये कावर्डिस भी होते हैं। ये उन्हीं से उलझते हैं जिनसे वो जीत सकते हैं।
दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, बहुत स्मार्ट होते हैं ये सबसे नहीं उलझते, ये उन्हीं से लड़ते हैं जिन पे ये हावी हो सकते हैं, ये जीत सकते हैं। तो लाइकोपोडियम कैल्केरिया सल्फर का एक साइकिल है, हम लोग जानते हैं, और लाइकोपोडियम 200 दिया गया, आप देखेंगे इसके अंदर रोए आने लग गए, और बाल जो है वो धीरे धीरे रोए बड़े होने लग गए, बालों में ग्रोथ आने लग गया। सेकेंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप आपके सामने, बिफोर और आफ्टर। ये देखिए एंगर सप्रेशन में ये रूब्रिक, बाल जहां ये पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे आई, रोती थी और विग पहन के आई, पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया ये रो क्यों रही है, क्यों शी वॉज लुकिंग वेरी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल दिख रही थी वो। लेकिन जब उसने विग उतारा तब मुझे दिखा कि यार इसको तो एलोपेशिया टोटालिस है। तो जब इसका केस लिया गया, सब कुछ देने के बाद लाइकोपोडियम वाज गिवन, और आपके सामने रिजल्ट है बिफोर और आफ्टर। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए सेकंड ग्रुप में आते हैं, जो लोग कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, और इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, और इनका सैड नेचर होता है, मूड जो होता है बड़ा सैड रहता है, इनको हंसने वाली बात पे हंसी नहीं आती, रोने वाली बात पे रोना नहीं आता, इनके दोस्त बहुत कम है, अपनी चीजों को ये शेयर नहीं करते। ये सेकंड ग्रुप पे हम आते हैं। अब आप देखिए ब्रूडिंग, डिस्पेयर, डिसकंटेंटेड, ग्रीफ, इंसॉल्युबल, इनकंसोलेबल, लोदिंग ऑफ लाइफ, मोरोस, सैडनेस, सुसाइडल डिस्पोजिशन, वेरी ऑफ लाइफ, वीपिंग, ये सारे जो आपके रूब्रिक्स हैं वो इसी ग्रुप के अंदर आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और उदासी, उदासी इसका मेन थीम है, दुखी रहते हैं, हंसने वाली बात पे इनको हंसी नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग जब मिलते होंगे कुछ लोग से, कि वो बड़े मतलब नेगेटिव, कोई भी खुशी की भी बात बताओ तो बड़ा आराम से रिएक्ट करते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है। ब्रूडिंग, छोटी छोटी बातों को जो है गार्ड बांध लेना, और बातों को बहुत सालों तक, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस, पुरानी बात, जो पुरानी बात को गांठ बांध करके बहुत सालों तक, कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। अब ये ग्रुप के अंदर इसका प्रोग्रेशन देखिए, ब्रूडिंग, डिस्करेज, डिस्पेयर, वेरी ऑफ लाइफ, लोदिंग ऑफ लाइफ, और लास्ट में क्या है, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल आइडिएशन। ये देखिए आप, सैडनेस, और ये ग्रीफ देखिए, इनकंसोलेबल कॉन्सेप्ट, मोरोज, ये प्रोग्रेशन है आपके इस ग्रुप का। और आप इसके अंदर देखेंगे ग्रीफ और डिप्रेशन के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज भी हैं, और बहुत जो है वो डिफरेंसेस भी हैं। डिप्रेशन में आपका सुसाइडल आता है, और प्रोलॉन्ग डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग आती है, ये सब डिप्रेशन के अंदर आता है। और सिमिलैरिटीज क्या है, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिस्टर्बेंस, मलेज, सुस्त रहना, और इनको जो है काम करने का मन नहीं करता, इनएक्टिव लोग होते हैं। और ग्रीफ में भी दो तरह के होते हैं, ग्रीफ होता है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ होता है, बहुत पुराना जो है दुख, जो बहुत अपने दिल से लगा के बैठे हैं, वो ग्रीफ, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ। अब देखिए ग्रीफ के अंदर नाइट्रोम्यूर, ऑरम, ऑरम आती है। नाइट्रोम्यूर हमें पता है एंगर सप्रेशन भी है, सप्रेशन ऑफ इमोशन भी है, और ऑरम में क्या है, एकदम हाइपर हो जाते हैं, इवन सुसाइडल थॉट्स आते हैं इसके अंदर। और ब्रूडिंग, बहुत चिंता करना, किसी किसी बात पर सोच विचार कर परेशान रहना या उदास रहना, ये सबसे छोटी छोटी बातों को गांठ बांध लेना, पुरानी बात को पकड़े हुए बैठे हुए। और डिस्करेज्ड, डिस्करेज रूब्रिक है, हताश होना, हतोत्साहित होना, ठीक है, ये सब रूब्रिक्स बहुत कॉमनली हम लोग को मिलते हैं। डिस्पेयर, निराश होना, जो लोग निराशा के शिकार होते हैं, और हम इसमें सबसे प्राइम है इग्निशिया इज एक्यूट ऑफ नाइट्रोम्यूर, आई वांट टू से, और नाइट्रोम्यूर तो ऑलरेडी है ही है इसके अंदर। वियरी ऑफ लाइफ, जीवन से थक गए हुए हैं, जो लोग जीवन से थके हुए हैं, वियरी ऑफ लाइफ, ठीक है। लोदिंग ऑफ लाइफ, जीवन से घृणा हो गई है, हमें जीने का मन नहीं करता, जीवन से घृणा हो गई। डिस्गस्ट ऑफ लाइफ, ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑरम का सुसाइड के पहले यही सोचना होता है, लोदिंग ऑफ लाइफ। इवन नाइट्रोम्यूर में भी आप देखेंगे लोदिंग ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एन्यूआई, एन्यूआई मतलब विरक्ति, किसी बात पे कोई इमोशन का कोई असर ही नहीं है, हंसने वाली बात पे हंसी नहीं आ रही, रोने वाली बात पे रोना नहीं आ रहा, ये विरक्ति हो गई है। कहते हैं ना जीने से मन उठ जाना, ये विरक्ति वाला है। और एबंडन फॉर सेकेंड, मुझे कोई प्यार नहीं करता, लोग मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेला पड़ गया हूं, आई एम फीलिंग लोनली, ये है अबंडन। सब लोग जो है अपने में व्यस्त हैं, मेरे पे कोई ध्यान नहीं देता, मुझे प्यार नहीं मिला, ये फॉरसेकन फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मैक ग्रुप में भी देखिए है, और इसके अंदर पल्सेटला भी यही फील करता है। शुरुआत पल्सेटला में यही होती है कि हर बात पे, छोटी छोटी बात पे रोना आता है। जब चीजें बढ़ती हैं तो नाइट्रोम्यूर वाले फेज में आते हैं, और बढ़ती है तो आप देखेंगे ऑरम ग्रुप के अंदर आता है।
और रिजेक्शन अगर आता है तो मैक ग्रुप आ जाता है, जिसमें हमें रिप्रेशन देखा गया है। और अगर हम सुसाइड तक अगर पहुंच जाते हैं तो ऑरम ग्रुप में आपने देखा सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। अब ये केस मैं आपको दिखाऊंगा, छोटी बच्ची है, विटलिगो है, और आप देखेंगे इसके टेम्पल्स के ऊपर विटलिगो के स्पॉट्स। अब इसको कैसे यूज किया गया ये रूब्रिक्स मैं दिखाना चाहता हूं। एलिमेंट डेथ ऑफ ग्रैंडफादर, इनके बाबा के डेथ के बाद से इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। ग्रीफ, उसका दुख बहुत था, बहुत सेंसिटिव है, एंगर टॉक्स एंड डिस्पोज, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस जो मैंने बताया आपको, रिपोर्टाइजेशन किया गया। आप देखेंगे इग्नेशिया और नेटरम्यूर आया। इग्नेशिया इज एक्यूट, नेटरम्यूर इज क्रॉनिक। इसमें जब नेटरम्यूर वाज गिवन इन दिस केस, फर्स्ट फॉलोअप देखिए कितना अच्छा इंप्रूवमेंट इसके व्हाइट स्पॉट के ऊपर हुआ। इसमें देखिए सेकंड फॉलोअप में और बेटर आया। थर्ड फॉलोअप के देखिए बिल्कुल राइट साइड वाला बिल्कुल गायब हो गया। आप कंपेयर कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर, ये लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और इसमें देखिए राइट इस साइड में भी काफी जो है इसको रिलीफ हुआ, इसके यहाँ टेम्पल्स पे था वो बिल्कुल ठीक हुआ विटिलिगो। राइट, ये एक केस और आपको दिखाऊंगा विटिलिगो का। देखिए कितनी बुरी हालत थी इस पेशेंट की। आप व्हाइट स्पॉट था और इसको एकदम तिरस्कार की भावना थी, सारे दोस्त इससे जो है दूर जाते थे, कोई इसको छूता नहीं था, कोई इससे कोई बात नहीं करता था। और ये कंडीशन थी। और इसका रूब्रिक भी देखिए, ग्रीफ डेथ ऑफ फादर, ये लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ था। इसके फादर के डेथ के बाद से ये सब शुरू हुआ, ब्रूडिंग, लोदिंग ऑफ लाइफ, फॉरसेकन फीलिंग, और जो मैंने बताया था ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस, पुरानी बातें जो इनके साथ जो है कोई गलत चीज घटित हुई है उसको याद कर करके ये जो है वो याद करते थे। ये इनका मेन था। और सबसे इंपॉर्टेंट था, ये इनमें घबराहट, एंजाइटी, एंटिसिपेशन बहुत था, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। और नेट्रम्यूर वाला ये केस एक तरह से है कि कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। पल्सटिला तो कहीं भी रो लेगी, लेकिन नेट्रम्यूर जो है और ऑरम ग्रुप वो सबके सामने जो है वो नहीं रोएगा, वो अकेले में जाके रोएगा अपनी, क्योंकि वो उसकी आदत है अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करता। और जब शेयर नहीं करता तो कैन नॉट क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, डिजायर सॉल्टी फूड, सन एग्रीवेशन, रिपोर्टाइजेशन किया गया। नेट्रम्यूर वाज गिवन इन दिस केस, आप देख सकते हैं 1M वाज गिवन। सेकंड फॉलोअप देखिए, इसके अंदर पिगमेंटेशन आना शुरू हो गए। ये फोटोग्राफ आपके सामने है। और ये देखिए थर्ड फॉलोअप तक काफी कुछ जो है कवर हो गया है व्हाइट स्पॉट इसका। फोर्थ फॉलोअप देखिए, ये आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है ये विटलिगो का स्पॉट। और आप देखेंगे फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, फोर्थ फॉलोअप, हर फॉलोअप की जो है वो फोटोग्राफ है लाइन से। और आप देखेंगे एक और केस दिखा रहा हूं, ये एलोपेशिया एराटा का है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट से बाल गिर जाना, एलोपेशिया एराटा। और आप देखेंगे इस पेशेंट के स्कैल्प से बहुत ज्यादा थिनिंग ऑफ हेयर है, ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है। रूब्रिक्स देखिए इसके, एंगर सप्रेशन, लोदिंग ऑफ लाइफ, कॉन्सलेशन एग्रीवेट, डिजायर सॉलिट्यूड, अकेले रहना चाहता है और कोई समझाता है तो उससे उसको गुस्सा आता है, कॉन्सलेशन एग्रीवेट, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रीफ एंड कैन नॉट क्राई, दुख तो है लेकिन रोएगा नहीं, किसी के सामने वो रोएगा नहीं, अकेले में जाके रोएगा। ये जब रिपोर्टाइजेशन किया गया, नेट्रम्यूर वाज गिवन इन दिस केस। फर्स्ट फॉलोअप देखिए, रोए आने लग गए, रोए आने लग गए, वो स्पॉट जो है वो फुल होने लग गया। अब देखिए सेकंड फॉलोअप तक ऑलमोस्ट पूरे बाल आ गए इसके। ठीक है, बिफोर और आफ्टर आपके सामने है ये। ठीक है, दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा केस है। नेट्रम्यूर के 3 केसेस मैंने आपको दिखाए जो इस ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना सिंपल अंडरस्टैंडिंग से, पर्सनालिटी को समझने से, सिंपल रूब्रिक्स लेके उनको अगर हम रिपर्टराइज करें, उसको सही से जो है मेंटल्स पकड़े उसका, तो कितना अच्छा रिजल्ट आता है फिजिकल लेवल पे, वो आपके सामने है। ठीक है, नाउ अब थर्ड जो है हम लोग आएंगे, जो लोग जो टिमिड होते हैं, शाई होते हैं, जो डरपोक टाइप के लोग होते हैं, और इरेजोल्यूट, जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस लैक होता है ना, उस ग्रुप पे हम लोग आते हैं। अब आप टिमिडिटी में देखिए, ब्राइटा काप, कैलकेरिया के सारे जो आते हैं, इवन कालीज आर वेरी टिमिड। काली जो होते हैं वो बहुत टिमिड होते हैं, ईल्डिंग होते हैं, जो जो कहता है वो मान लेते हैं, उनमें कोई ईगो नहीं होता। और वो जो है बहुत ज्यादा जो है अड़ने वाला स्वभाव नहीं होता। दे आर नॉट वेरी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट नहीं होते, हॉटी नहीं होते, ये रूब्रिक्स नहीं होते उनमें।
वो यील्डिंग होते हैं, टिमिड होते हैं, कॉन्फिडेंस लैक ऑफ होते हैं, इरेजोल्यूट होते हैं, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते, किसी से कोई भी डिसीजन होता है तो किसी से पूछ के करते हैं काम, अपने से इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि डिसीजन ले लें। तो ये समझना है। साथ में कावर्डिस, डरपोक वाला स्वभाव, ठीक है। और आप देखिए इसके अंदर लाइकोपोडियम इज ऑल्सो कावर्डिस, जो मैंने बताया था, जब लाइकोपोडियम को कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उससे ज्यादा ताकतवर होता है या उससे ज्यादा जो है शक्तिशाली होता है, तो वह उस केस के अंदर वो कावर्डिस हो जाता है। ये समझना जो है वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए कावर्डिस के अंदर लाइकोपोडियम को भी रखा गया है, पल्सिटिला, साइलिशिया, ये सब है इसके अंदर। इररेजोल्यूट की बात की मैंने, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बराइटा ग्रुप इसके अंदर बहुत कॉमन है। कैलकेरिया तो है ही है, कैलकेरिया में देखिए कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ, ये सब है, सारे ग्रुप इसके अंदर है। इसी का एक टिमिडिटी का, इस ग्रुप का मैं आपको केस दिखाऊंगा कि ये रूब्रिक्स जो है कहाँ यूज हुए। ये देखिए ये बच्ची है, विटिलिगो इसके पूरी बॉडी में था, बहुत गरीब परिवार से थे, खाने के पैसे नहीं थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी माँ जब क्लिनिक पे आई ऐसा फूट फूट के रो रही थी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब वो अपने बच्चे के इस सफेद दाग से इतना परेशान थी कि मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा रोना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, ये क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी का टॉपिक जो है वो विटिलिगो ही था मेरे, ठीक है, और ये केस उसी का है। और इस केस को जो मैंने बताऊंगा, इसका वासी स्कोर जो था वो 900 है, ठीक है। इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ बिफोर और आफ्टर की फोटोग्राफ विटिलिगो में दिखा देना वो पूरी बात नहीं है। आज के साइंटिफिक माहौल में वो कोई मानता नहीं है, ठीक है। हर चीज का एक स्केल होता है, अगर वो स्केल पे चीज इंप्रूव हुई है तभी लोग साइंटिफिकली मानेंगे। तो वासी क्या होता है, विटिलिगो असेसमेंट स्कोरिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स होता है, स्कोरिंग एक पैमाना होता है। तो इस केस में 900 था, और आप देखेंगे इस केस के अंदर ये पेशेंट जो है इंप्रूव हुआ, और क्या कहते हैं कि धीरे धीरे हर चीज इंप्रूव हुई। हाँ, देखिए टिमिडिटी, टिमिडिटी, बैशफुलनेस, एंजाइटी, वीप्स, वीप्स इजिली, और ये सब चीजें हैं। और आपके साथ साथ में देखिए ये आपका जो है रिपोर्टाइजेशन चार्ट आपके सामने है, बैशफुल, टिमिडिटी, कॉन्सोलेशन एमुलेट, क्राइंग इजिली, वीप्स इजिली, अफेक्शनेट, पल्सिटिला 30 वाज गिवन। और आप देखिए कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इसके अंदर, ये बच्ची बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं कि इंप्रूव हुई, और धीरे धीरे ये सारे केसेस इसके जो है इसके स्पॉट्स ठीक हुए, और आप देखेंगे कि बहुत फास्ट इसका इंप्रूवमेंट हुआ। नाउ एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपको इसके अंदर, वो ये है कि हर केस जो टिमिडिटी का है वो पल्सिटिला नहीं होता, कुछ कैलकेरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो वो माइंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे कोई है वो अगर चिली पेशेंट है, टिमिड है, तो वो कैलकेरिया भी हो सकता है, बराइटा भी हो सकता है, साथ में पल्सिटिला को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में पेशेंट टिमिड थी, और आपके सामने देखिए कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया, और ये बच्ची बिल्कुल ठीक हुई। वासी स्कोर 900 से 10 पे आ गया, कितना फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ। पूरे हाथ पे, चेस्ट पे इसके व्हाइट स्पॉट था, और विटिलिगो बिल्कुल ठीक हुआ। और नेक्स्ट पे हम आते हैं, जो लोग बहुत फियरफुल होते हैं, डरपोक होते हैं, जिनको बहुत एंजाइटी होती है, एंटिसिपेशन होते हैं, फियरफुल होते हैं, ठीक है, बहुत से फोबियाज होते हैं, उस पे हम लोग आते हैं। अब देखिए एंटिसिपेट समथिंग, समथिंग विच वी, समथिंग टू हैपन, कुछ गलत होने वाला है, यू सम एंटिसिपेट समथिंग, यू वेट फॉर दैट समथिंग टू हैपन, कुछ आप वेट कर रहे हो कि कुछ गलत होने वाला है, यू ओनली डोंट नो व्हेन इट विल हैपन, कब होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन होने वाला है, ये एंटिसिपेशन है। ये एंटिसिपेशन रूब्रिक का ये मतलब है कि आप उसमें देखोगे कि कुछ गलत होने वाला है, कब होने वाला है ये नहीं पता, लेकिन वो उनको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन अबाउट समथिंग, यू फियर, आपको डर लगता है, वॉट इज अबाउट टू हैपन, एक डर का माहौल रहता है, वो एप्रीहेंशन रहता है। ये रूब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटिसिपेशन के अंदर देखिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, फॉस्फोरिक एसिड, एंजाइटी, एंटिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, किसी भी काम करने के पहले, लेक्चर देने के पहले, एग्जाम देने के पहले, वाइवा देने के पहले जो घबराहट, बेचैनी,
और जो एंजाइटी होती है आप अर्जेंटम नाइट्रिकम जेलसीमियम में आप देखते हैं, क्लियर कट आपके रूब्रिक के अंदर है। और आप देखिए फील्ड्स मैटर सेंसिटिवली बिफोर दे अकर एंड जनरली करेक्ट देम एंड करेक्टली इवन प्रिडिक्ट करते हैं। मेडोराइनम में प्रिडिक्शन तक है इसके अंदर। अब एप्रीहेंशन की हमने बात कर ली है, जेलसीमियम है इसके अंदर, इग्नेशिया है, एक इस तरह का जो है चीजें हैं जो उसको फियर रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। अब एक ये केस देखिए, आपको दिखाऊंगा क्या ब्यूटिफुली इस तरह के जो पेशेंट है वो ठीक हुए। देखिए इंटेंस वोलप्चस इचिंग, रेडनेस, स्केलिंग, एग्रीवेशन, वॉशिंग, 2 साल से प्रॉब्लम है, इंटेंस पूचिंग, ऊजिंग, स्टिकी चिपचिपा पदार्थ है, इरप्शंस है ऑल ओवर बॉडी। अब देखिए ये देखिए ये केस है आपका एटॉपिक डर्मेटाइटिस का, और इस केस से इसको ठीक होने में मुझे बहुत, ठीक करने में बहुत जो है टाइम लगा और बहुत मेहनत लगी। कई बार ये केस रिस्पॉन्ड किया और उसके बाद जो है ये फिर से रिवर्ट हो जाता था। ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस के केसेस ऐसे ही होते हैं, जहां पे भी कभी लगता है ठीक हो रहा है और कभी लगता है कि एग्रेवेट हो गया। अब देखिए इस पेशेंट की क्या हालत है, छोटा सा बच्चा है, रेडनेस, ऊजिंग, इचिंग, इतना पानी निकल रहा है, स्कूल जाना मुहाल है बच्चे का, सॉक्स नहीं पहन पा रहा है, मोजे नहीं पहन पा रहा है, और आप देखिए क्या हालत है बच्चे की। इसने स्कूल जाना छोड़ दिया है, इतनी बुरी हालत है। माँ रो रही है कि भाई हम स्कूल कैसे इसको जो है बेचें। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि वो कंप्लेंट कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल नहीं आता। अब इस हालत में कौन माँ भेज पाएगी। अब देखिए कितनी बुरी हालत। बहुत सी एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का भी इलाज किया, बहुत होम्योपैथी का डॉक्टरों का भी इलाज किया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब ये मेरे पास आया तो मैंने इसका पूरा केस रिपोर्टराइज किया, और आप उसके अंदर माइल्ड यील्डिंग सेंसिटिव कॉन्सुलेशन एमुलेट, डिजायर फुल ऑफ मेंटल एंशियसनेस बहुत थी, फियर अलोन था, क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह में जो है वो फियर था, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एंड वीप्स इजिली। ये देखिए आप सिम्टम्स देखिए, और रिपोर्टाइजेशन किया गया। माइल्ड था, यील्डिंग था, जिद्दी नहीं था, कैलकेरिया की तरह जिद्दी नहीं था, ऑब्स्टिनेट नहीं था, यील्डिंग था। ठीक है, कॉन्सोलेशन एमुलेट, मेंटल एंशियस, फोबियाज, अकेले डर लगता था, बंद कमरे में डर लगता था, फियर्स देखिए इसके अंदर। यील्डिंग था तो इसलिए पल्सटिला 30 दी गई सिंगल डोज। आप देखेंगे इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। एक एक करके स्टेप में आपको दिखाऊंगा कैसे ये पेशेंट धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। कई इसमें जो है बहुत से पड़ा हुआ है, ये केस बहुत लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये पेशेंट कैसे ठीक हुआ। ये थर्ड फॉलोअप के अंदर देखिए सारे इसकी ऊजिंग बंद हुई, इसके जो स्पॉट्स हैं वो सूख गए, ड्राई हो गए, ब्लैक हो गए, रेडनेस खत्म हो गई, इचिंग बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ स्पॉट्स में ब्लैक स्पॉट रह गया। और आप देखिए पेशेंट स्कूल जाने लग गया, स्कूल की ड्रेस पहन के आया, ये मेरे पास जूते पहन के आया, मोजे पहन के आया, और ये स्कूल जाना शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। ये है होम्योपैथी। आप देखिए ये स्कूल ड्रेस में आया है, सिर्फ ब्लैक स्पॉट रह गए हैं, जो लालिमा थी, जो रेडनेस थी, जो इसको प्रॉब्लम थी, वो सब ठीक हो गई है। आप देखिए लंबा केस है, कितने केस फोटोग्राफ्स हैं, सारे स्टेप्स के फोटोग्राफ्स मैंने लिए हैं। और आप देखिए टॉपिक डर्मेटाइटिस का बहुत वंडरफुल केस है, और बहुत धीरे धीरे इंप्रूव हुआ, लेकिन डेफिनेटली होम्योपैथी से इसको, इस बच्चे को फायदा हुआ। जब मैं तो यहां तक कहता हूं स्किन के अंदर कि जब अदर मेडिसिन, अदर पैथीज जहां खत्म होती है, होम्योपैथी वहीं से शुरू होती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। मेरा स्पेसिफिकली काम जो है वो स्किन का है, डर्मेटोलॉजी का है, मेंटल्स का है। मैंने देखा है कि माइंड के अंदर स्पेशली स्किन के केसेस में बहुत अच्छा होम्योपैथी काम करती है। अगर आपको सही रिपर्टराइजेशन हो जाए, सही रूब्रिक्स आप पकड़ लें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब ये एक और केस दिखाऊंगा, ये देखिए बच्चे का विटलिगो देखिए आप कितना ज्यादा है इसके फेस के ऊपर, अपर लिप पे, लोअर लिप पे। जल्दी ही देखेंगे, टाइम थोड़ा कम है। हीडलेस, मूड चेंजेबल, ट्रैवल डिजायर टू, डिजायर मिल्क, डिजायर स्वीट्स, ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग स्लीप। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्या है, ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस केस के अंदर। और हीडलेस, मूडी है, बहुत मूड चेंज होता रहता है, ट्रैवल डिजायर टू, है ना। और ये सब सिम्टम्स आप देखिए जब रिपर्टराइज किया गया तो आप देखेंगे मर्क सॉल्व बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत सिफिलिटिक टेंडेंसीज होती हैं। लाइकोपोडियम देख लीजिए, वो बहुत डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इन जितनी दवाइयों में जो रिपर्टराइजेशन पे आई हैं, सबसे ज्यादा टीथ ग्राइंडिंग की सबसे हाईएस्ट रैंक मेडिसिन कोई है तो वो आपका ट्यूबरकुलिनम।
और इस केस में ट्यूबरकुलिनम दी गई इस केस के अंदर। और एक चीज समझ लीजिए, सिर्फ रिपर्टराइजेशन चार्ट में दवाइयां आ जाएं और आपने उसको प्रेस्क्राइब कर दिया, ठीक है, वो दैट डजंट मीन, रिपर्टरी जो है वो सिर्फ सजेस्ट करती है, इट इज सजेस्टिव, इट इज नॉट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मटीरिया मेडिका है। तो जब 10 दवाइयां आ जाएं, आप उनके कॉन्स्टिट्यूशन देखिए कि हमारा मरीज कैसा है, गुस्से वाला है, टिमिड है, जो है वो इंट्रोवर्ट है, रिजर्व है, या बहुत जो है एग्रेसिव नेचर है। इसको संभालिए, समझिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हमें क्या पेशेंट एज अ होल देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि उसका नेचर कैसा है। और जब हम उसको समझते हैं तो उसके बाद जो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन बहुत इजी हो जाता है। जब हम ट्यूबरकुलिनम दिए, आप देखेंगे स्पॉट्स बनने लग गए, आईलैंड्स बन गए, देखिए स्पॉट्स, देखिए इसके लिप्स के ऊपर बच्चे के आईलैंड्स बनने लग गए, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। और ये देखिए कितना फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ इस बच्चे के अंदर। आप देखिए एक एक स्टेप की फोटोग्राफ्स है, बिफोर और आफ्टर, कितना बढ़िया से इंप्रूवमेंट हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो है हमारा मैलिशियस और जो है सस्पिशियस। और जो ये ग्रुप है जो हमें बताएगा कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जिनको बदले की भावना होती है, जो हेट्रेड में होते हैं, और जो आदमियों से जो घृणा करते हैं, मिसएंथ्रोपी होती है, और इनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, वो उस ग्रुप की बात करते हैं। मैलिशियस, द्वेष वाली भावना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इस तरह के रूब्रिक्स को, इस तरह के लोग, कोई भी अपने को ये नहीं कहेगा कि हम इस तरह के लोग हैं। आपको बहुत इनके फैमिली से बहुत जो है प्रोब करना पड़ेगा, कई सवाल पूछने पड़ेंगे, ठीक है। और तभी आपको ये सब रूब्रिक्स जो है वो मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें एग्रेसिव तरह के लोग होते हैं, और बदले की भावना बहुत होती है, और जो है वो षड्यंत्रकारी होते हैं, और बहुत ही ज्यादा सिफिलिटिक नेचर होता है। जो हम सिफिलिटिक माइजम की बात करते हैं, जिसमें एग्रेसिव तरह के लोग होते हैं, वायलेंट होते हैं, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हेट्रेड, मैलिशियस, मिसएंथ्रोपी, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, ये इंपॉर्टेंट है समझना। मैलिशियस, अ डिजायर टू कॉज हार्म टू समवन, किसी को जो है वो दुख पहुंचाना, किसी को जो है हार्म पहुंचाना, ये चीज है मैलिशियस। हेट्रेड देखिए आप, एनाकार्डियम आप देखिए, लैक्सिस देखिए, ये सब जो है, आप नक्सोमिका देखिए, ये सब मेडिसिन जो है इसके अंदर आती हैं। और आप देखेंगे रूड बिहेवियर, है ना, कंपेयर इंसोलेंट, इंसोलेंट, रूड बिहेवियर, रफ बिहेवियर, अब्रप्ट बिहेवियर, मुंह पे बोल देना, किसी की भावनाओं का कदर नहीं करना, जो बात है मुंह पे बोल देना, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये रूड बिहेवियर है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एनवी और जेलसी में फर्क समझ लीजिए। एनवी जो होती है वो आपका सोरिक होती है, उसमें एक नॉर्मल होती है, सबकी भावना होती है कि भाई उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, तो सबको लगेगा भाई, एक एनवी की भावना कि भाई ये आपका, वो ये भावना नेचुरल है, सोरिक है, और सब में होती है कि भाई आपके पास कुछ नहीं होगा, दूसरे के पास है, तो आपको फील होगा कि क्यों नहीं मेरे पास है। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वेन यू आर वरिड, आप परेशान हैं, आप षड्यंत्र करते हैं कि उसको हार्म पहुंचाया जाए, जेलसी की भावना आती है, तब ये जो है सिफिलिटिक हो जाता है, तो साइकोटिक भी हो जाता है। ये सब एनवी तक है तो ठीक है, सोरिक है, लेकिन जहां हम जेलसी की बात करते हैं, ये साइकोटिक और सिफिलिटिक के अंदर आ जाता है। और जब हम षड्यंत्र करते हैं, बदले की भावना करते हैं, तो प्योर सिफिलिटिक के अंदर आ जाता है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केंट रिपर्टरी के अंदर देखिए, एनवी के अंदर पल्सिटिला, जैसे बच्चे हैं, उसको नई शर्ट माँ ने दिलाई, तो उसको लगता है कि मुझे नहीं दिलाई, उसको दिला दी, ये एनवी है। जेलिसिस में देखिए, जेलसी में लैकेसिस, हायोसाइमस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरों के कामों में गलतियां निकालना, क्रिटिकल नेचर, ठीक है, हाइपर क्रिटिकल नेचर, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब रूब्रिक्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंटियस अबाउट ट्राइफल, छोटी छोटी बातों पे कंसेंटियस, कि ये चीज जो है ऐसे होनी चाहिए, वो चीज वैसे होनी चाहिए, हर छोटी बात पे नुक्ताचीनी करना, ठीक है, हर बाल की खाल निकालना। आप जो है किसी से जो है वो द्वेष की भावना रखना, वो अगर अच्छा भी काम कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा कॉमनली आप देखेंगे कि ये सब चीजें भी बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। और ये रूब्रिक्स बहुत कॉमनली जो है आप देखेंगे कि
काम आता है, स्पेशली फास्टिडियस और ग्रीड और एवेरिस। ग्रीड देखिए लोभ होता है ना, ग्रीड किसी भी चीज का हो सकता है, खाने का ग्रीड हो सकता है ना, और ग्रीड जैसे उसका नाम बहुत है, वो भी ग्रीड हो सकता है कि मेरा नाम बहुत हो, मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। और खाने का ग्रीड हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, गाड़ियों का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है। लेकिन एवेरिस रूब्रिक तभी होता है जब हम इसको पैसे से रिलेट करते हैं, मनी से रिलेटेड करते हैं, तभी एवेरिस आता है। और ये पर्टिकुलरली रूब्रिक यूज किया जाता है व्हेन इट इज रिलेटेड विद मनी। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और सब इंपॉर्टेंट चीज आर्सेनिक के बारे में बताऊंगा। आर्सेनिक बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत फॉल्ट फाइंडिंग होता है, बहुत नुक्ताचीनी गलती निकालने वाला होता है, माइजर होता है, माइजर रूब्रिक। माइजर मतलब कंजूस, मक्खी चूस, वो आर्सेनिक होता है, ठीक है। और पैसे का बहुत लोभी होता है, वो भी आर्सेनिक होता है। तो एवेरिस में देखिए सबसे हाईएस्ट रैंक जो हाँ है। निशान जी, हाँ निशान जी आपका समय पूरा हो गया है। हाँ, बस मैं 2 मिनट में वाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये एक केस आप देख लीजिए, ये आपका केस है हर्पीज जोस्टर का। आप देखेंगे रूब्रिक्स आप देख लीजिए, सिफिलिटिक है सब, सुसाइडल टेंडेंसी, स्पीच हेस्टी, ईगोटिज्म, डिक्टेटोरियल, डेल्यूजन, एनमी एवरीवन, एवरीवन सराउंडेड बाय, हर आदमी मेरा दुश्मन है और मैं दुश्मन से घिरा हुआ हूं। ये जो आपका जो लास्ट वाला है वो उसी का ये केस, उससे उसी रूब्रिक से मैंने ट्रीट किया। स्पीच हेस्टी, सुसाइडल थॉट्स, और मुंह से बहुत ज्यादा सलाइवा आना, राइट, माउथ सलाइवेशन, स्लीप ड्यूरिंग। आप देखेंगे रिपर्टाइजेशन किया गया, मर्क सॉल्स हम लोगों ने इसको दिया 30 के अंदर। आप देखेंगे फर्स्ट फॉलोअप, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप, आप देखिए फोर्थ फॉलोअप, इवन फोर्थ फॉलोअप तक देखिए स्किन तक इसकी वापस आ गई। और पहले की क्या पोजीशन थी आप देख लीजिए, ऊजिंग हो रही है, पीला पीला मवाद निकल रहा है, कितनी बुरी हालत थी। अब इसमें जो है पूरा स्किन इसका नॉर्मल आ गया। तो मेरा बस ये कहना है कि माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डर्मेटोलॉजी के अंदर इतना सेंसिटिव है कि अगर जैसे माइंड हमारा बहुत सेंसिटिव है, वैसे ही हमारा स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझें, और हर केस में, सिर्फ सिर्फ डर्मेटोलॉजी में नहीं, हर केस में इसको जो है वो यूज करें, और माइंड की रूब्रिक्स का इंपॉर्टेंस समझे। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग, और थैंक यू सानी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और IFPH टाइम क्योंकि कम था, तो मैंने जितने कम में मैं इसको कर पाया। और आई होप कि आगे आगे और सेशंस इसी तरह से मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, और हमारे सब होम्योपैथिक दोस्तों से बांट पाऊं। थैंक यू वेरी मच।